गाइस ये है वीडियो नंबर 2 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। गाइस इस सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कस करा था ऑल अबाउट माइंडसेट। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट गिटार बेसिक्स। सो गाइस एक बिगनर जो है ना, जब अपने घर में सबसे पहले गिटार लेके आता है तो सबसे पहली चीज़ या सबसे पहली मिस्टेक वो जो करता है वो है हमारी सिटिंग पोजीशन। तो देखिए आपको ना चेयर के ऊपर बैठ के बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, और उसका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न है मेरे पास। वो ये है कि जब हम चेयर के ऊपर बैठ के प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो पहली थाइस होती है, तो वो थाइस ना ऐसे नीचे को पोजीशन में होती है, और ऊपर से हमारा जो गिटार है वो होता है स्लिपरी। तो जब हम अपने गिटार को वहाँ पे होल्ड करवाते हैं थाइस के ऊपर, तो वो स्लिप करता है नीचे को, तो हम कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते उस पोजीशन में गिटार को प्ले करने के। सो आपको चेयर के ऊपर बैठ के बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको कंफर्टेबल होके प्रैक्टिस करनी है। तो आप सोफ़े के ऊपर बैठ सकते हैं, आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, आप बेड के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन आपको बैठना है चौकड़ी मार के। जैसे आराम से ये मैं बैठा हूँ, तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठना है। सो ये तो बात हो गई आपके सिटिंग पोजीशन की। अब बात करते हैं गाइस आपके गिटार की होल्डिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। देखिए जब एक नया बिगनर गिटार नया लेके आता है घर में, तो जब वो गिटार को नया नया होल्ड करता है ना, तो एक इनिशियल फीलिंग्स आती हैं कि यार ये जो गिटार है ना, या गिटार का बहुत ढांचा है ये पूरा, ये काफ़ी बड़ा है और मैं इसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ये हमारे एक इनिशियल वाइब्स होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब अगर आपकी जो एज है वो 13-14 साल से ऊपर है, तो आपको सिर्फ़ ये ग्रैब करने में आप हैबिचुअल नहीं हो, सिर्फ़ इतनी सी बात है। आप जब इसको 2-4 दिन ऐसे ग्रैब करोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे इसको होल्ड करने में, इसको ग्रैब करने में। सो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि गिटार की बॉडी बड़ी है या मेरी बॉडी छोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको इसको कैसे होल्ड करवाना है। तो देखिए, ये जो गिटार का नीचे का कर्व्ड हिस्सा है ना, इसको आपके थाइज़ के ऊपर रखना है, थोड़ा-सा आगे को, ठीक है? मतलब अगर मैं सीधा रखूँ तो ऐसे, और इसको फिर आपको पीछे अपनी बॉडी को बेंड करवा लेना है लाइक दिस। और आपकी जो आर्म है, इसको आपको ऐसे यहाँ पे टिकाना है और आप यहाँ पे आराम से इसको प्ले कर सकते हो। तो ये हो गए आपके होल्डिंग पोजीशन ऑफ गिटार। अब अगली बात आती है आपके गिटार की बॉडी से रिलेटेड, कि गिटार की बॉडी में पार्ट्स क्या हैं एंड ऑल। तो देखिए पहली चीज़ मैं बता दूं कि हम डॉक्टर्स नहीं हैं, तो हमें कोई गिटार का ऑपरेशन नहीं करना है कि हमें सारे ही पुर्जे जानने की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है उतने मैं आपको बता रहा हूँ और उतने आप समझ लो, दैट्स इनफ फॉर यू। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपका इतना हिस्सा है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं हेड। आपके हेड के ऊपर ये जिससे हम गिटार को ट्यून करते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग पिन्स। उसके बाद ये जो आपका वाइट वाइट लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं नट। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा हिस्सा है, मतलब बैक साइड भी फ्रंट भी, इसको बोलते हैं नेक। उसके बाद आपका ये जो पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं गिटार बॉडी। उसके बाद ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि गिटार की स्ट्रिंग्स हैं। तो आपके नेक का ये जो फ्रंट पोर्शन है, ये एक बोर्ड बना हुआ है, और इस बोर्ड को हम बोलते हैं फ्रेट बोर्ड। अब इस फ्रेट बोर्ड के ऊपर छोटी छोटी टुकड़ियां हैं। ये जो टुकड़ियां हैं ना, ये जैसे ये फर्स्ट टुकड़ी है, इसको हम बोलेंगे फ्रेट 1, दूसरी को बोलेंगे फ्रेट 2, और ये फ्रेट 1 और फ्रेट 2, इन दोनों को जो अलग कर रहा है, सेंटर में एक चीज़ है, इसको हम बोलते हैं डिवाइडर। और ये डिवाइडर काफ़ी सारे हैं पूरे फ्रेट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेट्स भी हैं। अब आपके फ्रेट बोर्ड के ऊपर एक और चीज़ है, वो ये है डॉट्स। काफ़ी सारे डॉट्स बने हुए हैं, तो इन डॉट्स को बोलते हैं हम फ्रेट मार्कर्स। और इन डॉट्स का काम ये है कि आपको एक ईजीनेस हो जब आप नोट्स को प्ले करें, या फिर आप कॉर्ड्स को प्ले करें, बार कॉर्ड्स को प्ले करें, आपको पता हो कि
थर्ड फ्रेट कौन सा है, फिफ्थ कौन सा है, सेवन्थ कौन सा है। तो ये ज़्यादातर होते हैं थर्ड पे, फिफ्थ पे, सेवन्थ पे, नाइन्थ पे और 12th पे। नीचे भी होते हैं, मतलब मोस्टली यही सीक्वेंस में आपकी डॉट्स होती हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट चीज़ बात करूँ तो ये होता है आपका ब्लैक कलर का, ये जो है इसको बोलते हैं हम पिक गार्ड। उसके बाद ये जो राउंड शेप में है नीचे खाली खाली, इसको बोलते हैं साउंड होल। उसके बाद ये जो लगा हुआ है नीचे, इसको हम बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज के ऊपर ये जो है आपकी, इसको हम बोलते हैं ब्रिज पिंस। और ब्रिज पिंस के आगे एक और टुकड़ी लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं सैडल। अब ये जो सैडल है, इसका काम ये है कि आपकी ये जो स्ट्रिंग्स हैं इसको एक डिज़ायर्ड हाइट पे रखे, और ये सैडल ही है जो आपकी स्ट्रिंग्स को यहाँ पे नट से कनेक्ट करता है। ये कुछ मेन पुर्जे थे गिटार के पार्ट से जो आपको जानने ज़रूरी थे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी स्ट्रिंग्स के बारे में। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि स्ट्रिंग्स को हम काउंट कैसे करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग्स को काउंट करते हैं हम नीचे से। ये जो सबसे बारीक वाली स्ट्रिंग है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, ऊपर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जो सबसे मोटी वाली है ना, इसको सिक्स्थ बोलते हैं, फर्स्ट नहीं बोलते। अब ये जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, इन सभी को एक नाम दिया गया है, एक इनिशियल, एक अल्फ़ाबेट से हम इसको बुलाते हैं। तो ये जो सबसे बारीक वाली स्ट्रिंग है, इसको हम बोलते हैं ई फॉर एलिफेंट। ये जो सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग है, इसको भी हम बुलाते हैं ई फॉर एलिफेंट। तो ये हमेशा याद रखना, ये सबसे बारीक वाली और सबसे मोटी वाली, इन दोनों को हम ई स्ट्रिंग बोलते हैं। अब कंफ्यूजन होती है जो सेंटर की 4 स्ट्रिंग्स हैं, इसमें से कोई ए है, कोई डी है, कोई बी है, कोई जी है। तो कौन सी स्ट्रिंग का क्या नाम है, इसको याद करने में काफ़ी कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बिगनर्स को। तो जब मैंने 2011 में गिटार सीखा था, तो उस समय मैंने एक सेंटेंस बनाया था और वो मुझे आज तक नहीं बोला, और वो बहुत हेल्प करेगा आप सब लोगों को भी स्ट्रिंग्स के नाम याद रखने में। तो देखिए, ये जो आपकी फिफ्थ स्ट्रिंग है, इसको ए बोलते हैं। जो आपकी फोर्थ स्ट्रिंग है, इसको डी बोलते हैं। जो आपकी थर्ड स्ट्रिंग है, इसको जी बोलते हैं। और जो आपकी सेकंड स्ट्रिंग है, इसको बी बोलते हैं। सो ऑल डे गिटार बेबी, 5 4 3 2। ठीक है, इस तरीके से ऑल डे गिटार बेबी, ये जो एक छोटा सा फेस है, छोटा सा सेंटेंस है, इसको आप हमेशा याद रखना, और लाइफ में आप कभी भी स्ट्रिंग्स का नाम नहीं बोलोगे। ठीक है गाइस। अब जो अगली चीज़ जिसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो है आपके प्लेक्ट्रम की होल्डिंग पोजीशन। देखिए, प्लेक्ट्रम की होल्डिंग पोजीशन, जैसे ये प्लेक्ट्रम है मेरे हाथ में, इस कंपनी का नाम है डेलरिन। तो देखिए, ये सबके लिए अलग हो सकता है। मतलब अगर अपनी कंफर्टेबल पोजीशन बताऊं कि कैसे मैं, मतलब मेरी जो ग्रिपिंग पोजीशन है प्लेक्ट्रम की, हो सकता है कि 70% लोग इस पोजीशन से कंफर्टेबल हों, 30% ना भी हों, क्योंकि सब लोगों का एक एक अपनी चीज़ होती है, कंफर्ट जोन सबका अपना होता है। तो क्या करना है सबसे पहले आपको, कि ये जो आपकी फर्स्ट 3 स्ट्रिंग है, इसको आपको थोड़ा सा सी शेप में लेके जाना है, लाइक दिस। उसके बाद आपको आपका जो प्लेक्ट्रम है यहाँ पे रखना है, और आपका जो थंब है इसको ऐसे यहाँ पे होल्ड कर लेना है। और आपका जो प्लेक्ट्रम होगा ना, उसके ऊपर ना कंपनी का नाम ज़रूर लिखा होगा। तो वो जो इनिशियल्स लिखे हुए हैं ना, आपको वहाँ पे अपने थंब को लेके जाना है, और बैक साइड में भी आपको आपके फिंगर्स को वहीं से होल्ड करवाना है। और एक अच्छी ग्रिप मिलती है जब आप वो इनिशियल्स के ऊपर अपने फिंगर टिप्स को रखते हो। तो ये आपने रख लिया। अब आपको हल्का सा काम ये करना है कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर है और ये जो सेकंड फिंगर है, मतलब इंडेक्स और मिडल, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप लेके आना है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है, बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग पोजीशन है गिटार को प्ले करने के लिए। मतलब किसी भी तरीके से प्ले करो, ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है, इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए जब भी आप प्लेक्ट्रम को होल्ड करने लगो स्टार्टिंग डेज में। तो ये हो गई आपके प्लेक्ट्रम की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिथ है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम ना गिटार को नया नया लेके आते हैं, तो बहुत सारे लड़कियों को लगता है कि हमारे फिंगर्स का जो साइज़ है वो ना छोटा है,
मतलब वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा है गिटार को। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ ना मतलब आपकी एक इनिशियल फीलिंग ही है, मतलब इसमें कोई ऐसी रियलिटी वाली चीज़ नहीं है। देखिए अगर आपकी जो एज है, मैं जैसे कि मैंने पहले बताया 13-14 साल से ऊपर है, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। मतलब होता क्या है कि जब हम नया-नया गिटार को होल्ड करके अपनी फिंगर्स को फ्रेटबोर्ड के ऊपर लेके जाते हैं, तो हमारी फिंगर्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ये जो रिस्ट है, आपकी कलाई है, ये एक लॉक्ड पोजीशन में होती है और ये फ्लेक्सिबल नहीं होती फ्रेटबोर्ड के हिसाब से। मतलब ये हमको ये नहीं पता होता कि हमारी कलाई को हमें कैसे रोटेट करना है, मूव करना है, यूज़ करना है। तो इस वजह से हमें लगता है कि हमारी फिंगर्स की जो रेंज है वो कम हो गई है। तो हमें लगता है कि यार हमारी फिंगर्स का साइज़ छोटा है, और कई बार हम क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होके हमारी कलाई को पूरा ही ऐसे मूव कर लेते हैं। तब हम जो है स्ट्रिंग्स को या नोट्स को जो है अच्छे से होल्ड नहीं कर पाते, तो साउंड अचीव नहीं होती। स्टिल हमें यही लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप धीरे धीरे अपनी जो रिस्ट है, आपकी जो कलाई है, इसको मूव करना, रोटेट करना, यूज़ करना सीख जाओगे, तो ऐसा कोई भी इशू नहीं रहेगा। सो ये चीज़ अपने दिमाग से आप निकाल दो। अब नेक्स्ट चीज़ आती है आपके म्यूज़िकल नोट्स। देखिए जो बंदा जिस बंदे को म्यूज़िक का बिल्कुल नहीं पता ना, अगर आप उस बंदे से पूछोगे कि म्यूज़िक में कितने सुर होते हैं, तो वो बंदा आपको एक ही आंसर देगा कि म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं। लेकिन जिस बंदे को म्यूज़िक की थोड़ी सी सेंस है, अगर आप उस बंदे से पूछोगे, तो वो बंदा आपको यही जवाब देगा कि म्यूज़िक में 12 सुर होते हैं। और ये सही बात भी है। अगर मैं हारमोनियम की लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो 7 आपके शुद्ध सुर, जिसको कि हम नेचुरल नोट्स भी बोलते हैं, 4 आपके कोमल सुर और 1 आपका तीव्र सुर, महातीव्र होता है। ये आपके 12 नोट्स हो गए। अब इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, तो ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प। तो ये बन गए आपके 12 म्यूजिकल नोट्स। तो इसको आपको इसी सीक्वेंस में ज़िंदगी भर याद रखना है, ये बहुत काम आएंगे पूरी लाइफ आपके। अब लास्ट में बात कर लेते हैं आपके फ्रेट बोर्ड की। देखिए ये जो आपका पूरा फ्रेट बोर्ड है ना, इसको आप ये 12th फ्रेट तक ही मानो, जहाँ पे आपकी ये दो डॉट्स बनी हुई हैं, इसके नीचे मत देखना। ये 12th फ्रेट तक ना, आपके ये जो 12 म्यूजिकल नोट्स हैं ना, ये फैले हुए हैं हर स्ट्रिंग के ऊपर। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे समझते हैं, वो समझ लेते हैं बहुत ही ईजी वे में। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी सबसे बारीक वाली स्ट्रिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई। ठीक है, तो ये है आपका ई नोट। तो आप आपके 12 म्यूजिकल नोट्स में देखो, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है एफ। तो अगर मैं आपका फ्रेट बोर्ड के ऊपर, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट के ऊपर फिंगर रखता हूँ और स्ट्रिंग को हिट करता हूँ, तो ये बनता है एफ। उसके बाद अगर मैं सेकंड फ्रेट पे जाता हूँ, तो क्या बनता है एफ शार्प, देन जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। तो इस तरीके से पूरे सीक्वेंस में हमने ई से शुरू करा, ई स्ट्रिंग को हमने ओपन प्ले करा, ई नोट को, और फिर 12th फ्रेट पे आके वही ई नोट आ गया आपका। इसी तरीके से जैसे आपकी सेकंड स्ट्रिंग है, ये बी से स्टार्ट होती है, तो अगर इसके नोट्स को कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, आपका जो फर्स्ट नोट होगा सेकंड स्ट्रिंग का, वो क्या बनेगा, वो बनेगा सी। उसके बाद सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, एंड फिर 12th फ्रेट पे जाके बी बन जाएगा। इसी तरीके से पूरी 6 की 6 स्ट्रिंग्स जो हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये पूरे फ्रेट बोर्ड को हम समझते हैं। इस तरीके से म्यूजिकल नोट्स जो हैं वो आपके पूरे फ्रेट बोर्ड के ऊपर फैले हुए हैं। आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को इस गिटार के बेसिक लेसन में डिस्कस करा। होल्डिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, आपके फिंगर्स का साइज़, ग्रिपिंग पोजीशन, उसके बाद म्यूजिकल नोट्स, फ्रेट बोर्ड, गिटार की बॉडी एंड स्ट्रिंग्स के नेम। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था गिटार को सीखते समय, ये आपके इनिशियल डेज़ हैं।
सो हमेशा पॉजिटिव रहें, पूरे पेशेंस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जाते-जाते आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मतलब एक जो ना शिप होती है, वो हमेशा ओशन में रहती है, लेकिन वो कभी डूबती नहीं है। जब तक कि वो ओशन का जो पानी है, वो समंदर का पानी है ना, वो शिप के अंदर चला जाए, तब तक नहीं वो डूबती। इसी तरीके से आप जितने भी लोग इस समय गिटार की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? आप सब लोग नेगेटिविटी में ही रहते हो, लेकिन आप नेगेटिव हो तब तक नहीं सकते जब तक वो नेगेटिविटी को आप अपने अंदर नहीं ले जाते। सो हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा जो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, ठीक है? और गिटार की जितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल आराम से करें, ठीक है? सीक्वेंस में करें, ठीक है गाइज़? सो अगर आपके कुछ फीडबैक्स हैं, तो आप मेरे को ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो गाइज़ मैं मिलता हूँ आपको इस सीरीज़ के थर्ड पार्ट में। सो थैंक यू सो मच।